देखो, स्कूल व्याख्याता में ही शिक्षण शैक्षिक प्रबंध या शैक्षिक नवाचार हैं, तो यहाँ जो आए थे ना वो भी मैं एमसीक्यू करवाऊंगी आपको। आज हम उर्दू में आए थे ना, सेकंड लेवल में जो भी नवाचार से संबंधित एमसीक्यू 8 या 7 8 जो भी, वो करेंगे लास्ट में। वीडियो स्किप मत करना। आज पढ़ेंगे दीक्षा पोर्टल, इसके बाद पढ़ेंगे दीक्षा राइज। हाँ, अगर ज़्यादा वीडियो नहीं हुआ तो निष्ठा भी कर लेंगे, किससे संबंधित है, कब स्टार्ट हुआ, क्या थी इसकी जो कार्य वगैरह। अब तक मैंने एक तो उर्दू में आए हुए और जो सेकंड लेवल में आए हुए एमसीक्यू है ना वो साथ में करवा रही हूँ। इसकी अलग से प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, उस पर आप जाके देख सकते हो। साथ में नोट्स भी हैं और एमसीक्यू भी हैं। एमसीक्यू वो करवा रही हूँ जो पूरे एग्जाम में आ चुके हैं। जो दीक्षा है ना, ये दीक्षा पोर्टल है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका आदर्श, ये जो इंग्लिश में है और ये हिंदी में मैंने आपको बताया है। और इसका आदर्श वाक्य है, हमारे शिक्षक हमारे नायक, है ना। अवर हीरोज अवर टीचर्स, इंग्लिश में इसका जो लोगो वगैरह है, आदर्श वाक्य है। प्रारंभ इसका हुआ था 5 सितंबर 2017 को, शिक्षक दिवस पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे उस समय। और तत्कालीन जो एमएचआरडी, जिसे अब वर्तमान में क्या नाम रखा गया है, नवीन शिक्षा नीति आई 2020, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा मंत्रालय, वहाँ के मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर द्वारा, है ना। पहले इसको ये कहा जाता था, अब शिक्षा मंत्रालय। एनसीईआरटी प्लस शिक्षा मंत्रालय दोनों की पहल थी ये, और संचालन वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर रहा है, पहले तो एमएचआरडी था। ये जो शिक्षण अधिगम नवाचार मैं करवा रही हूँ ना, ये रीट और फर्स्ट ग्रेड दोनों के अकॉर्डिंग है, ये भी याद रखना। रीट में तो ऊपर ऊपर से आएगा और फर्स्ट ग्रेड में डीपली आएगा। और डीप फर्स्ट ग्रेड में जो भी एमसीक्यू आए थे ना वो भी मैं करवाऊंगी, शिक्षक नवाचार से सिर्फ, है ना। शिक्षण अधिगम नवाचार से जो प्रश्न आए थे ना वो भी करवाऊंगी। धीरे धीरे हम चल रहे हैं, 7 8% रोज कर रहे हैं हर एक वीडियो में, जहाँ शैक्षिक नवाचार के टॉपिक करवा रही हूँ वही। उद्देश्य राष्ट्रीय केंद्रीय स्तर पर एक पहल है, ये राष्ट्रीय या केंद्रीय स्तर की पहल थी। ऑल इंडिया में थी, केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे जितने भी राज्य थे, ये सभी एक मंच था जहां आपको डिजिटल पाठ्यक्रम यानी कि डिजिटल आपको शिक्षण सामग्री मिल सके, पीडीएफ के रूप में, बुक्स के रूप में, वो था। तो डिजिटल माध्यम से आम जन तक शिक्षा को पहुंचाना, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से। आजकल हम नहीं करते क्या, आजकल एनसीईआरटी का ऐप है, ये दीक्षा ऐप है, ई कक्षा है, उन सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। घर बैठे आपको हर एक स्प्रिंग बोर्ड का चाहिए, उत्कर्ष का चाहिए, किसका भी कोर्स, कलाम का चाहिए आपको कोर्स, आप घर बैठे पढ़ सकते हो। तो वो सिस्टम यहाँ दीक्षा राइज के अकॉर्डिंग उपलब्ध कराना था। और धीरे धीरे तो ये सारा विकसित हुआ ही है, अभी पता नहीं क्या क्या विकसित होगा। और ऐसी कोई दवा आ जाए, एक बार पी ले और सारा याद हो जाए तो हर एक एग्जाम क्रैक कर ले। राष्ट्रीय मंच था, वन नेशनल वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक देश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है ना, एक ही आपको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, स्थान जहां आपको सारी सुविधाएं मिल सके। क्यूआर कोड में भी उपलब्ध करवाया गया। D2H 1 से 12 तक सभी विषय हेतु कंटेंट निर्माण कार्य। SCERT कहाँ है आपको पता है? SCERT उदयपुर में, और डाइट के माध्यम से किया जा रहा है। STR और डाइट के माध्यम से तो ये राज्यों में किया जा रहा है, बाकी ऑल राज्य में अलग अलग से किया जा रहा है। हमारा RSCERT है ना, तो ये SCERT और हो गई, और R होगा तो राजस्थान से हो गई, डाइट तो डिस्ट्रिक्ट है ही। इनके माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दे सकते। इसके माध्यम से वो जो दीक्षा राइज आएगा ना, वहाँ आप अपने कंटेंट वगैरह दे सकते हो, लेकिन यहाँ से आपके शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा नहीं दे सकते। यहाँ से अर्निंग वगैरह हो सकती है, तो वो नहीं होगा। दीक्षा पोर्टल शिक्षण सामग्री है, क्या है शिक्षण सामग्री? एनसीईआरटी प्लस की कौन कौन सी शिक्षण सामग्री यहाँ उपलब्ध है दीक्षा पोर्टल पर? एक तो एनसीईआरटी की बुक है, सब 6 से लगा के 1 से लगा के 12 तक। CBSE की पुस्तकें सेंटर बेस्ड, और नेशनल NI इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संगठन है ना, NIOS की भी शिक्षण सामग्री इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। इसका नाम मुझे पूरा याद नहीं, मैंने ऐसे ही देख के बोल दिया, लेकिन आपको प्लीज़ याद हो तो कमेंट करके बोलना, है ना। ये तो सेंटर बोर्ड है, लेकिन इनका याद मुझे पता नहीं है अभी। और स्टेट और यूटी, स्टेट यानी राज्य, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू हुआ था। दीक्षा पोर्टल पर शिक्षण सामग्री अभी बताया मैंने वो सब थी, लेकिन शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक, है ना, ये क्या संख्या, ये जो है ना संस्था प्रधान और शैक्षिक अधिकारी अन्य, इन सब के द्वारा दी जाती हैं। और एनसीईआरटी द्वारा ई विद्या टीवी चैनल पर भी 24 घंटे 7 दिन 7 डेज वीकली यानी हर हफ्ते
प्रसारित किए जा रहे हैं कक्षा 1 से 12 के ई कंटेंट से शिक्षा के माध्यम से जो दीक्षा के माध्यम से कंटेंट दिया जा रहा है स्टूडेंटों को। कहने का मतलब है आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, पीडीएफ साइट में बुक्स सारी अवेलेबल हो जाएगी, एमसीक्यू अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन वीडियो नहीं मिलेंगे। वीडियो जब हम स्माइल पढ़ेंगे ना, स्माइल के अंदर ई कक्षा वगैरह जो मिशन ज्ञान है ना उसके जरूर उसके अकॉर्डिंग और उसके द्वारा सारे वीडियो एक से लगा के सारे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम किसने हैं वो स्माइल पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी। अब है दीक्षा राइज। अब वहाँ जब नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया तो राज्यों को भी एक अलग से एक प्लेटफॉर्म दिया गया और एक राज्य एक प्लेटफॉर्म, हर एक राज्य के लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई। और शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि एनसीईटी द्वारा इसका जो सहयोग था, इसके सहयोग के द्वारा, पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, इसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में हर जगह, कहीं भी जाओ आप, कि मिलकर स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज नामक पोर्टल सत्र कब हुआ? ये 18-19 में किया गया, 17-18-19 में। यह शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी। दीक्षा राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कार्य है राज्य के RSCERT उदयपुर का शैक्षिक तकनीकी विभाग अजमेर संभाल रहा है। यानी कि ये जो भी कंटेंट दिया जा रहा है ना ऑनलाइन, एक तो उदयपुर में है और एक अजमेर में है, इसके प्रभाग या विभाग। और उदयपुर में तो 5 है या 4 है और एक ही है अजमेर में, तो वो दोनों मिलके RSCERT उदयपुर और अजमेर दोनों मिलके ये कंटेंट इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शैक्षिक तकनीकी द्वारा दिया जा रहा है। कहाँ पर? दीक्षा राइज पर। शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी का कंटेंट भी इस दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। अब शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी जो चलते थे ना, उनका भी कंटेंट अब इस पोर्टल से कनेक्ट किया गया है। उद्देश्य शिक्षकों के लिए डिजिटल माध्यम से उच्च स्तरीय मंच प्रदान करना। हमारे शिक्षक, मैंने कहा अवर्स हीरोज एंड अवर्स टीचर्स, तो इसके उद्देश्य क्या क्या थे दीक्षा राइज के? शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण मंच प्रदान करना, शिक्षकों का व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास करना, यानी कि टीचरों को भी ज्ञान होना चाहिए, टीचरों को भी यहाँ प्रशिक्षण वगैरह, विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता को विकसित करना, शिक्षकों के बीच उनके विचारों और नवाचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो संपर्क होता है ना उसको बढ़ावा देना, ई कंटेंट ई बुक उपलब्ध कराना। मैंने कहा ई कंटेंट है PDF में रूप में, आपको ई बुक मिल जाएगी, MCQ मिल जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन वीडियो नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से नहीं है ये। ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि जो टीचर होते हैं ना उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ऑनलाइन। आप स्कूल में विद्यालय में बैठे हो, आप घर पे बैठे हो, आप अपना प्रशिक्षण जो शाला दर्पण होता है ना उसके जरिए। समावेशी शिक्षा की पुस्तकों को ऑडियो फॉर्मेट शिक्षण सामग्री, ये ऑडियो फॉर्मेट में दिया जाता है, न कि वीडियो फॉर्मेट में, ये भी याद रखना। 1 से 12 तक पुस्तकों का QR कोड भी यहाँ है, जिससे आप अपने बुक्स के पेज नंबर, MCQ या यूनिट वाइज ढूंढ सकते हो। विद्यार्थियों के लिए ई बुक, वर्क बुक, कॉमिक्स बुक्स, एनिमेटेड वीडियो उपलब्ध कराना। जो स्टूडेंटों के लिए कुछ वीडियो एनिमेटेड होते हैं ना वो करवाते हैं वीडियो, बाकी ऑनलाइन शिक्षण नहीं है इतना इस पर। अब निष्ठा को तो नेक्स्ट में पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि MCQ भी अभी करने हैं ना हमारे। निष्ठा के बाद निपुण भारत भी तो पढ़ना है, उसके बाद ये सभी तो स्टार्ट करने हैं, फाउंडेशन एजुकेशन, बाल वाटिका वगैरह। अभी ये स्माइल, नवाचार, स्माइल 2, स्माइल 3, हवा महल, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो 15 तो MCQ में करवा चुकी हूँ, इससे पहले SIQ पढ़ाया था, वहाँ शिक्षक नवाचार की विशेषताएं और प्रकार और उसके उद्देश्य, वो पहला ही पार्ट था, ये दूसरा आज तीसरा पार्ट है। तो मैंने पार्ट की संख्या तो नहीं लिखी, लेकिन इसकी प्ले लिस्ट स्कूल व्याख्याता के रूप में लिखा हुआ है नवाचार, वहाँ आप देखना। तो आज ये हमारा 15वां या 16वां प्रश्न होगा। कम से कम मैं यहाँ 200-300 MCQ रोज 7-8 करवाऊंगी, जिससे आपका पता चल जाएगा कि एग्जाम में प्रश्न कहाँ से आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया? जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होता है ना उसे क्या कहा गया? तो ये परख है। क्या है? परख। ये नई शिक्षा नीति है ना उसके अंदर है। अगर किसी विद्यालय प्रबंध समिति में 12 सदस्य हैं तो उसमें से महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? नेक्स्ट में अभिभावकों का जो भाग था वो पूछा गया था उर्दू में, सिंधी में। यहाँ पूछा गया है कि कितने सदस्यों में महिला संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ होनी चाहिए 6 महिलाएं होनी चाहिए 12 में से, यानी कि 50% महिलाएं होनी चाहिए। इनमें से कमजोर या पिछड़ा वर्ग के बच्चों के माता पिता या सुरक्षा की भागीदारी उस वर्ग के बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी। विद्यालय प्रबंध समिति में आवश्यक रूप से 50% महिला सदस्य होगी। तो 12 सदस्य है तो 6 महिलाएं होगी, जिससे 50% हो जाएगा। भारत
में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था कर्नाटक। ये 2023 में आया हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में 2008 या 2009 है। नियम है ये 2011, ये अधिनियम है जो 2009 है, ये भी याद रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय सेफ्टी कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो उसके लिए कैपिटेशन शुल्क जो लेता है ना, उसका 10 गुना तक अर्थदंड है। वो अभी मैं बताऊंगी कि कौन सी धारा में, अभी मैं बताऊंगी। ये लास्ट प्रश्न है, ये पूरा करवा लो। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1988 को की गई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत। नेक्स्ट में पंजाबी भाषा में आए हुए नवाचार से संबंधित MCQ वो करेंगे, और वो RTI की धारा बता दूं मैं अभी। अध्याय 3 है और धारा नंबर 13 है। प्रवेश के लिए किसी भी प्रति व्यक्ति फीस या अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। धारा कौन सी है? 13 है, और ये अध्याय 3 है। कोई भी विद्यालय किसी भी बालक को प्रवेश देते समय कैपिटेशन यानी प्रति व्यक्ति फीस नहीं लेना, तथा बालक माता पिता संरक्षण का साक्षात्कार भी नहीं होगा। ये भी साक्षात्कार भी इनका टेस्ट भी नहीं होगा। ये देखो, विद्यालय उक्त प्रावधान का उल्लंघन करने वाले का फीस 10 गुना दंड। RTI 2023 में कहा उर्दू वाले कराए। अनुवीक्षा प्रक्रिया को प्रथम बार 25,000 रुपये जुर्माना। प्रथम बार में 25,000 रुपये क्या लेंगे? वो 10 गुना दंड बोल दिया मैंने। 25,000 जुर्माना। दूसरी बार 50,000 रुपये जुर्माना। तीसरी बार मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है। तो पहली बार में तो ये 10 गुना बोल दिया इन्होंने। उल्लंघन करने पर फीस का 10 गुना, जो फीस ले रही थे ना उसका 10 गुना, और करने पर प्रथम बार में 25,000 रुपये जुर्माना, दूसरी बार में 50,000, और तीसरी बार में उस विद्यालय का जो मान्यता है ना विद्यालय की, उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। अब पर धारा प्रवेश, ये धाराएं पूरी याद करना, अध्याय याद करना। RTI ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहाँ RTI 2009 से प्रश्न नहीं आ रहा हो।